नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रवि तिवारी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है गौरव रंजन और उम्मीद कर रहा हूं कि बेटा जी आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से आप सभी अपनी पढ़ाई लिखाई संबंधित कार्य भी कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में मैंने पवनों के बारे में आपसे बातचीत करना प्रारंभ किया था और पवनों की क्या क्या आदर्श कंडीशन बन सकते हैं हमने इस पर बात की थी आपसे। साथ ही साथ पवनों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, भूमंडलीय पवन, इसी को हम प्रचलित पवन, सन्मार्गी पवन या फिर प्रचलित पवन, भूमंडलीय पवन, स्थायी पवन, है ना, सन्मार्गी पवनों के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनें आती हैं। ये बात हमारी हो गई थी। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाई थी मानसूनी पवन। मानसूनी पवनें ऐसी पवनें जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन कर दें, तो ऐसी पवनों को हम मानसूनी पवन कहते हैं। इसके अंतर्गत मैंने भारत के संदर्भ में बताया था आता हुआ मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, लौटता हुआ मानसून, उत्तर पूर्व मानसून। आप किताबों में इसी को लिखा हुआ देखेंगे, स्थलीय समीर और सागरीय समीर। आज मैं उस पर चर्चा भी करूंगा। और सबसे बाद में हमने स्थानीय पवन के बारे में बताया था, ऐसी पवनें जो एक क्षेत्र विशेष में चलती हों। ऐसी पवनें जो एक क्षेत्र विशेष में चलती हों, तो ऐसी पवनों को हम किस नाम से जानते हैं? तो ऐसी पवनों को हम क्षेत्रीय पवन या लोकल विंड अर्थात स्थानीय पवन के नाम से जानते हैं। जैसे लू है, हारमट्टन है, सुरोकू है, सिमुम है, ब्लैक रोलर है, जोंडा है, मिस्ट्रल है, नॉर्वेस्टर है, व्रिकफिल्डर है। इन सभी पर हमने बातचीत की थी। ठीक है, अब स्थायी पवनों को दोबारा से एक एक करके प्रत्येक स्थायी पवन को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर मैं आपसे यहीं से बात करता हूं स्थायी पवन, मैं आपसे परमानेंट विंड की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? मैं आपसे बात करता हूं स्थायी पवन की। परमानेंट विंड, स्थायी पवन, तो डेफिनेशन आपको पता ही है। ऐसी पवनें जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा से चलती हैं, वर्ष भर चलती हैं, पूरी पृथ्वी पर चलती हैं, तो ऐसी पवनों को हम भूमंडलीय पवन या स्थायी पवन के नाम से जानते हैं, है ना। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी पवनें आती हैं? तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम जो पवन पढ़ेंगे वो है व्यापारिक। सबसे पहले इसके अंतर्गत 3 पवनें आती हैं। व्यापारिक पवन आती है, उसके बाद वेस्टर्न विंड आती है जिसको आप कहते हैं पछुआ पवन। इसी के अंतर्गत कौन सी पवन आती है? पछुआ पवन आती हैं। और इसी के अंतर्गत तीसरी पवन आ जाएंगी जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है ध्रुवीय पवन। जिनका नाम क्या है? ध्रुवीय पवन अर्थात पोलर विंड। पोलर विंड कहते हैं, ठीक है, पोलर विंड, है ना। पछुआ पवन को वेस्टर्न विंड कहते हैं। वेस्टर्न विंड की अगर बात की जाए तो पछुआ पवन है। और अगर हम ट्रेड विंड की बात करते हैं, ट्रेड विंड, ट्रेड, ठीक है, तो ट्रेड विंड की बात करूं तो ट्रेड विंड यानी कौन सी पवन? तो ट्रेड विंड मतलब व्यापारिक पवन। अब एक एक से इन पवनों को पढ़ना है, लेकिन इन पवनों को पढ़ने से पहले कुछ चीजें जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी, मैं आपको समरी कर देता हूं उन चीजों की। मैंने आपको बताया था कि पवन हमेशा याद रखिएगा, पवन हमेशा हाई प्रेशर से कैसे चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। मैंने पहला पॉइंट ही बताया था, पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब आप मुझसे पूछेंगे अगर कि सर हाई प्रेशर और लो प्रेशर कैसे बनते हैं, तो मैंने इस पर भी आपसे बातचीत की थी कि तापमान और दाब, टेम्परेचर और प्रेशर का एक दूसरे से कैसा संबंध होता है? टेम्परेचर और प्रेशर का एक दूसरे से विपरीत संबंध होता है। कहने का तात्पर्य है कि तापमान अगर अधिक होगा तो प्रेशर कम होगा और इसी प्रेशर को हम कहते हैं लो प्रेशर। और तापमान यदि कम होगा तो प्रेशर अधिक होगा और इसी प्रेशर को हम कहते हैं कौन सा प्रेशर? इसी को हम कहते हैं हाई प्रेशर। एक लो प्रेशर और एक हाई प्रेशर। तो पवन हमेशा याद रखिएगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। अर्थात पवन कहां से कहां चलती है? अर्थात पवन कम तापमान से अधिक तापमान की ओर चलती है। पवन कम तापमान से अधिक तापमान की ओर चलती है, ठीक है। एक बात मैंने की थी। दूसरी बात मैंने बताया था कि पवनें जिस दिशा से आती हैं उस दिशा के आधार पर ही क्या किया जाता है? उनका नामकरण किया जाता है। अगर पश्चिम से आ रही है तो पछुआ, पूरब से आ रही है तो पूर्वैया, उत्तर पश्चिम से आ रही है तो उत्तर पश्चिमी पवन, उत्तर पूर्व से आ रही है उत्तर पूर्वी पवन। याद रखिएगा ये सभी कॉन्सेप्ट आज यूज होने वाले हैं। आइएगा, इतना मैंने पिछली क्लास में। और हाँ, एक बात इसमें और मैंने आपको ये भी बताया था बेटा कि जो पवन होती है, पवन की दिशा, अगर मैं किसकी बात करूं? अगर मैं बात करूं पवन की दिशा, तो याद रखिएगा पवन की दिशा
उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा हमेशा याद रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा क्लॉकवाइज होती है और दक्षिण में कैसी होती है, दक्षिण में एंटी क्लॉकवाइज होती है। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में होती है एंटी क्लॉकवाइज। इनको आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक एक से इन पवनों को मैं समझाता हूं, आइएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यापारिक पवन की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यापारिक पवन। अगर मैं व्यापारिक पवन की बात करूं आपसे, व्यापारिक पवन की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश में ट्रेड विंड कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में आप कहेंगे सर ट्रेड विंड। ट्रेड जो है यह एक जर्मन भाषा का शब्द है। ट्रेड जो है यह एक, ट्रेड मतलब व्यापार होता है। ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार करना। तो ऐसी पवनें, यानी ट्रेड एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है एक निश्चित मार्ग, है ना। तो ट्रेड एक जर्मन शब्द है और इसका अर्थ अगर पूछा जाए, ट्रेड एक जर्मन शब्द है और इसका अर्थ होता है एक निर्दिष्ट पथ या एक निश्चित पथ। तो ये पवनें जो है व्यापारिक पवनें या एक निश्चित मार्ग पर या एक निश्चित पथ पर चलती हैं। कौन सी पवनें, तो व्यापारिक पवनें एक निश्चित मार्ग पर चलती हैं, ठीक है। व्यापारिक पवनों की अगर मैं बात करूं, याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से व्यापारिक पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती हैं। तो व्यापारिक पवनें उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से चलना प्रारंभ करते हैं। उच्च वायुदाब या उच्च दाब, उच्च वायुदाब से कहां की ओर चलती हैं, तो मैं अभी डायग्राम भी दिखाऊंगा, पहले आप समझ लीजिएगा। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, निम्न वायुदाब की ओर। आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, बस आपको धैर्य रखना है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी आपने यह तो हमें समझाया नहीं है कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्या है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब क्या है। मैं समझा देता हूं, मैं आपको समझा देता हूं। यहां देखिएगा, ये मैंने यहां पर एक पृथ्वी बना के रखी है, यहां पर एक पृथ्वी बना के मैंने रखी है और इस पृथ्वी पर मैंने महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को प्रदर्शित करके रखा है। मैंने यहां पर महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को प्रदर्शित करके रखा है। आप देख पा रहे होंगे 0 डिग्री है, 0 डिग्री को हम विषुवत रेखा कहते हैं। बताइएगा 0 डिग्री पर तापमान अधिक होता है या कम होता है, तो आप कहेंगे कि सर 0 डिग्री पर तो सबसे अधिक तापमान है। तो 0 डिग्री पर तापमान अधिक होने के कारण ही यहां पर कौन सा प्रेशर बनेगा, यहां पर बनेगा लो प्रेशर। क्योंकि अभी मैंने समझाया था कि ताप और दाब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था कि ताप और दाब एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, होते हैं नहीं। तो यहां पर विषुवत रेखा पर लो प्रेशर बन गया। कहां पर बना है, विषुवत रेखा पर, तो इसे हमने नाम दे दिया विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब। सबसे कम तापमान कहां पर होगा, ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे कम तापमान होगा और सबसे कम तापमान होने के कारण यहां पर प्रेशर अधिक होगा और प्रेशर अधिक होगा तो इसी को हम नाम दे देते हैं हाई प्रेशर। इसी को क्या नाम दिया जाएगा, इसी को नाम दिया जाएगा हाई प्रेशर। और इस कटिबंध का नाम क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर इस कटिबंध का नाम होगा, इस कटिबंध का नाम होगा क्या, तो आप कहेंगे ध्रुवीय उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब का क्षेत्र हो जाएगा। इसी प्रकार ए भी हो जाएगा। ए भी क्या होगा, ए भी होगा आपका ध्रुवीय उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब। समझ गए। तो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, ध्रुवीय उच्च वायुदाब और वहां भी ध्रुवीय उच्च वायुदाब। जब यहां से हवाएं गर्म होकर उठेंगी तो पृथ्वी की घूर्णन गति कारण यहां पर हवा बैठ जाती हैं। कौन से,
30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बंद, हवाएं यहां पर आकर बैठ जाती हैं, इसलिए यहां का तापमान यहां के तापमान से अपेक्षाकृत कम रहेगा। और अपेक्षाकृत जब तापमान कम रहेगा तो तापमान कम रहने के कारण प्रेशर अधिक हो जाएगा। तो कौन सा प्रेशर बन जाएगा? हाई प्रेशर। और 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच के क्षेत्र को हम उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत रखेंगे, तो इसका नाम हो गया उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब। फिर से यहां क्या होगा, यहां पर जब ये पवनें हाई प्रेशर बना है, यहां पर फिर से तापमान क्या होगा? तापमान अधिक तापमान कम, यहां पर फिर से तापमान अधिक होने के कारण लो प्रेशर का विकास हो जाएगा। ये वायुमंडल, ये वायुदाब की पेटियां कहलाती हैं, है ना, वायुदाब की पेटियां कहलाती हैं। हमेशा याद रखिएगा, तापमान अधिक तापमान कम, तापमान अधिक तापमान कम, यही क्रम है ना। और इस वाले क्षेत्र का 60 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच के क्षेत्र को हम किस नाम से जानेंगे? तो इस वाले क्षेत्र को हम कहते हैं उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का केंद्र, निम्न वायुदाब। समझ गए? निम्न वायुदाब। जिस प्रकार हमने उत्तरी गोलार्ध में लिखा है उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में। अगर ये विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब है तो ये कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय। ये कौन सा हो जाएगा? तो आप कहना सर ये हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपध्रुवीय। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का केंद्र, निम्न वायुदाब। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा यही क्रम, तापमान अधिक तापमान कम, तापमान अधिक तापमान कम, तापमान अधिक तो यहां तापमान कम, यहां तापमान अधिक और यहां पर पुनः तापमान कम। ठीक ना, बस यही क्रम आप अगर याद रखे तो आपको एक एक बात समझ में आएगी। यही क्रम अगर आपने याद रखा तो आपको बेटा जी एक एक बात समझ में आएगी, एक एक बात आप समझ पाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो पवन कहां से कहां की ओर चलती है? सर आप कहेंगे सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर मतलब उच्च वायुदाब। मैंने पहली पवन कौन सी पढ़ाना प्रारंभ किया है आपको? मैंने पहली पवन आपको पढ़ाना प्रारंभ किया है व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन मैंने लिखा है क्या कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से। बताइएगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब मतलब ये उपोष्ण, और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी। मतलब जो पवनें हैं ग्रीन कलर से मैं व्यापारिक पवन को बना रहा हूं, ट्रेड विंड को मैं किस कलर से प्रदर्शित कर रहा हूं? व्यापारिक पवन। किस कलर से? व्यापारिक पवन को ग्रीन कलर से। तो व्यापारिक पवन इस प्रकार से चला दूं, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर। अच्छा ये बताइएगा जो मैंने पवन बनाई है ये सही या गलत? सही गलत का मतलब क्या है सर? सही गलत का मतलब है मैंने आपको बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें क्लॉकवाइज चलती हैं। तो ये देखो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चल रही हैं। और कैसी हैं? क्लॉकवाइज आंसर। कैसी हैं? क्लॉकवाइज। तो यहां पर भी तो चलेंगे सर, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से बिल्कुल चलेंगी। और दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशा कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो ये कैसे चलेंगी? ऐसे नहीं चलेंगे, ऐसे चलेंगे जाएंगे तो फिर क्लॉकवाइज हो जाएगी। यहां से पवनें ऐसे चलेंगी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलती। बोलिएगा क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? तो व्यापारिक पवन उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। अब अगर मैं कहूं कि व्यापारिक पवनों की उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या है तो आप कहोगे सर ये तो क्लॉकवाइज चल रही है। नहीं नहीं, क्लॉकवाइज तो ठीक है, दिशा क्या है? वो तो सभी पवनें क्लॉकवाइज चलेंगी। तो देखो अगर मैं कहूं व्यापारिक पवनों की, अगर मैं इन्हीं पवनों की दिशा की बात करूं, इन पवनों की मैं दिशा की बात करूं, कहां पर? ये जो पवनें हैं इन पवनों की अगर मैं दिशा की बात करूं कि इन पवनों की दिशा क्या होगी, और दिशा की बात मैं कहां करूंगा? दिशा की बात मैं करूंगा उत्तरी गोलार्ध में। तो समझिएगा मैं एक समझा रहा हूं, बकाया सब आप समझिएगा। उत्तरी गोलार्ध में कुछ इस प्रकार से पवनें चल रही हैं, उत्तरी गोलार्ध में कुछ इस प्रकार से पवनें चल रही हैं ना। कैसे चल रही हैं देखो मैं समझाता हूं। कुछ इस प्रकार से पवनें चल रही हैं ना उत्तरी गोलार्ध में। दिशा कैसी होगी? तो देखो अगर यहां पर मैं 4 दिशाएं बना दूं इस प्रकार से, अगर यहां पर मैं पहले दिशाएं बना देता हूं, अगर मैं यहां पर 4 दिशाएं बना दूं, ये पूरब है बेटा जी, ये पश्चिम है
ऊपर वाला उत्तर है और नीचे वाला दक्षिण है। तो बताओ व्यापारिक पवनें कैसे चल रही हैं? व्यापारिक पवनें कुछ इस प्रकार से चल रही हैं, मतलब उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलेंगी। उत्तर पूर्व से कहां चलेंगी? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलेंगी, मतलब ये उत्तर पूर्व है और ये दक्षिण पश्चिम की ओर आ रही हैं। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर आपसे कि व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होगी, तो आप क्लॉकवाइज नहीं लगाइएगा। सारी पवनें क्लॉकवाइज चलेंगी, चाहे व्यापारिक हो, चाहे पछुआ हो, चाहे ध्रुवीय हो। लेकिन अगर इस प्रकार से पूछ ले कि व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा है उत्तर पूर्व से कहां की ओर? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। उत्तर पूर्व से कहां की ओर है? तो आप कहिएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अब क्या सर दक्षिणी गोलार्ध में भी इसी प्रकार होगी? आइएगा दक्षिणी गोलार्ध में भी देख लेते हैं। इनकी दिशा हमें अब कहां देखनी है? व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में अगर मैं पूछूं आपसे, व्यापारिक पवनों की दिशा कहां पर? दक्षिणी गोलार्ध में अगर मैं पूछूं तो दक्षिणी गोलार्ध में पवनें कैसे चल रही बताओ? इस प्रकार से चल रही सर। आइएगा मैं भी इस प्रकार से चला देता हूं। पहले दिशाएं बना लेते हैं, पहले दिशाएं बना देते हैं। लीजिएगा, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। पवनें कैसे चल रही हैं? तो कुछ इस प्रकार से चल रही हैं। पवनें कैसे चल रही हैं? तो कुछ इस प्रकार से चल रही है ना। तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। तो याद रखना है कहां से कहां की ओर चलती हैं? तो दक्षिण पूर्व से कहां की ओर चलती हैं? तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है ना। देखो मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि पवनें चाहे पछुआ हो, चाहे व्यापारिक हो, चाहे ध्रुवीय हो, ये हमेशा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलेंगी। लेकिन अब अगर पर्टिकुलर किसी एक पवन का पूछ ले, जैसे कि व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, तो आप क्लॉकवाइज नहीं बताएंगे। आप क्या बताएंगे कि व्यापारिक पवनें जो हैं वो उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलेंगी? तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा कैसे होगी? उत्तर पूर्व से होगी। कहां की ओर? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा कैसी होगी? तो दक्षिणी गोलार्ध में याद रखिएगा दक्षिण पूर्व से होगी। कहां की ओर? उत्तर पश्चिम की ओर। दैट्स ऑल, बस व्यापारिक पवन होगी ये व्यापारिक पवन होगी। अब समझिएगा व्यापारिक पवन कहां की ओर आ रही है? व्यापारिक पवन विषुवत रेखा की ओर आ रही है, लेकिन 0 डिग्री तक पहुंचती नहीं है। पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न एक बल होता है जिसका नाम है कॉरियोलिस बल, और इसके कारण ये पवनें पृथ्वी के मतलब केंद्र तक कह लीजिएगा या फिर 0 डिग्री तक नहीं पहुंचती हैं, बल्कि दोनों गोलार्धों में इनका जो प्रभाव रहेगा वो मात्र 10 डिग्री तक रहेगा। 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण। यही 10 डिग्री उत्तर से लेकर 10 डिग्री दक्षिण के बीच के क्षेत्र को आप दो नामों से जानते हैं। इसी को आप डोलड्रम भी कहते हैं, डोलड्रम, और इसी को आप कहते हैं शांत पेटी। इसी को आप डोलड्रम कहते हैं, इसी को आप शांत पेटी कहते हैं। डोलड्रम या शांत पेटी विषुवत रेखा के समीप 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर सामान्यतः पछुआ व्यापारिक पवनों का प्रभाव नहीं रहता। यहां पर हमेशा शांति बनी रहती, इसलिए शांत कटिबंध। ये पवनें यहां पर टकराती हैं दोनों और ऊपर उठकर क्या करती हैं? सम्माहिनीय वर्षा करती है। पवनें टकराकर जब ऊपर उठें, गर्म और ठंडी वायु आपस में मिलें, ऊपर उठें, हालांकि दोनों ही गर्म होंगी, विषुवत रेखा पर आएंगी, दोनों टकराती हैं, ऊपर उठती हैं और वर्षा करती हैं। पवनों के द्वारा इस प्रकार धरातल के गर्म होने से जलवाष्प ऊपर जाए और बारिश हो जाए, इस प्रकार की वर्षा को हम सम्माहिनीय वर्षा कहते हैं। तो शांत कटिबंध या डोलड्रम याद रखिएगा कि इस क्षेत्र में क्या होती है? आप कहोगे सर इस क्षेत्र में सम्माहिनीय वर्षा होती है। इस क्षेत्र में क्या होती है? सम्माहिनीय वर्षा होती है, याद रखिएगा वर्षा होती है। यहां पर बहुत तेज हवाएं नहीं चलती हैं, इसलिए यहां पर इसको नाम दे दिया गया शांत कटिबंध डोलड्रम। 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच का क्षेत्र, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच का क्षेत्र व्यापारिक पवन हो गई। ये हो गई आपकी व्यापारिक पवन। आइएगा व्यापारिक पवन के बाद दूसरी पवनों की ओर चलते हैं हम। और व्यापारिक पवन, अच्छा मैंने एक यहां पर डायग्राम भी लगाया है, देखिएगा, ये देखिएगा, अगर आपको दिख रहा होगा ये इक्वेटर है।
अगर आपको देखिएगा ये इक्वेटर है और साफ साफ लिखा है इक्वेटर है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और ब्रैकेट में लिखा है डोलड्रम, है ना। देखो इस प्रकार से पवनें आ रही हैं, इस प्रकार से देखिए लिखा है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ये उत्तर दिशा से आ रही ना, उत्तर पूर्व से, और ये कहां से आ रही है, यहां देखिएगा ये लिखा है ए साउथर्न ट्रेड विंड, ये दक्षिण पूर्व दिशा से आ रही। तो यही मैंने बनाने का प्रयास किया है और आपको समझाने का प्रयास किया है। लिखा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। सब ट्रॉपिकल मतलब है उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, है ना। यहां पर इसको आपको याद रखना है। अच्छा, यहां पर एक और याद रखिएगा, 30 से 35 डिग्री के जो बीच का क्षेत्र होता है, अलग पेज में लिख देता हूं मैं, याद रखना है। अगर आपसे अश्व अक्षांश पूछा जाए कि अश्व अक्षांश क्या है, तो अश्व अक्षांश याद रखिएगा कि 30 डिग्री उत्तर से, दक्षिण में नहीं होता है, 30 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तर के मध्य के क्षेत्र को, के मध्य का क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, मध्य का क्षेत्र घोड़ा अक्षांश अश्व अक्षांश कहलाता है। जब यूरोप के लोग भारत में व्यापार करने आते थे, तो इस क्षेत्र में जब आते थे तो व्यापारिक पवनें बहुत प्रचंड रूप धारण कर लेती थी, जिस कारण से अपने साथ जो भी सामान लाते थे, सामान में अब भाई 3 ही ऑप्शन है, समुद्र में लहरें आ रही है, आप हैं, आपके पास पैसा है और आपके पास घोड़े, ये अरब के क्षेत्र से अच्छे नस्ल के घोड़े लेकर आते थे। क्यों? क्योंकि भारत में अच्छे नस्ल के घोड़े नहीं मिलते थे, ये यातायात करने में इनको असुविधा होती थी, बैलगाड़ी इतना तेज नहीं भागती है ना। तो एक जब 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में आते थे, तो यहां पर जब बहुत तेज लहरें उठने लगती थी, तो ये नाव के वजन को कम करने के लिए घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे, उन्हें छोड़ देते थे। इसलिए 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच के क्षेत्र को नाम दे दिया गया हॉर्स लैटिट्यूड, अश्व अक्षांश, घोड़ा अक्षांश। ठीक है, आइएगा अश्व अक्षांश, घोड़ा अक्षांश के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो दूसरी पवनें हमारे पास कौन सी हैं, तो दूसरी पवनें हमारे पास आ जाती हैं पछुआ पवन। पछुआ पवन को बेटा मैं रेड कलर से प्रदर्शित कर रहा हूं। इन पवनों का नाम क्या है, तो आप कहोगे सर इन पवनों का नाम है पछुआ पवन। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइएगा पवन जो होती है वो कहां से कहां की ओर चलती है, पछुआ पवन, पछुआ पवन। ठीक है, तो आपको मैंने सिखाया है कि पवन हमेशा हाई प्रेशर से कहां की ओर चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो जो पछुआ पवनें होती हैं, इनकी भी उत्पत्ति कहां से होगी, इनकी भी उत्पत्ति होगी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के केंद्र से, हाई प्रेशर से, है ना, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, वायुदाब से। देखो मैं डायग्राम दिखाता हूं पहले आपको, ये देखिए डायग्राम है, ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, यहीं से नीचे की ओर व्यापारिक पवन और यहीं से ऊपर की ओर पछुआ पवन। ये जो पवनें जा रही हैं, इन पवनों का नाम है पछुआ पवन। ये जो पवनें हैं कौन सी पवन है, पछुआ पवन है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर जाती हैं। कहां से कहां की ओर, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है, निम्न वायुदाब की ओर। ठीक है, तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ठीक है, इनको हमेशा याद रखिएगा। मैं अब दोनों ही उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में समझा देता हूं। देखो उत्तरी गोलार्ध में तो ये है क्लॉकवाइज चलेंगी, तो ऐसे ही चलेंगी। दक्षिणी गोलार्ध में ये है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में बेटा जी कैसे चलनी है, एंटी क्लॉकवाइज चलनी है। एंटी क्लॉकवाइज बताइएगा, ऐसे बनाओ, सही है, ए एंटी क्लॉकवाइज हो गया, सही है ना, ए हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो रेड कलर से जो पवनें बनाई है मैंने, इन पवनों का नाम है कौन सी पवन, पछुआ पवन। ठीक है, इस डायग्राम में देखेंगे आप तो देखो एक ऊपर की ओर जा रही है क्लॉकवाइज है इस प्रकार से, और जो नीचे की ओर जा रही इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज है। अब अगर मैं इनकी दिशा की बात करूं कि पछुआ पवन की दिशा, पछुआ पवन की दिशा, और पछुआ पवन की दिशा कहां, तो दोनों स्थानों पर। पछुआ पवन की दिशा
उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। पछुआ पवनों की दिशा कहां पर? तो आप कहेंगे पछुआ पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, और पछुआ पवनों की दिशा कहां पर? पछुआ पवनों की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में। पछुआ पवनों की दिशा कहां पर? तो आप कहिएगा सर पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। दिशा को समझने से पहले हम वही जैसे मैंने अभी समझाया था, आप ऐसे 4 दिशाएं बना लीजिएगा सर 4 दिशाएं मैंने बना दी। ऊपर वाली उत्तर, नीचे वाली दक्षिण, आगे वाली पूरब और पीछे वाली कौन सी दिशा है? तो आप कहोगे पीछे वाली दिशा पश्चिम। देखो पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध में कुछ इस प्रकार से चल रही हैं, तो ऐसी मैं बना दूंगा, कुछ इस प्रकार से चल रही हैं, कुछ इस प्रकार से चल रही है ना। तो बताओ किस ओर से किस ओर की जा रही हैं? ऐसे चल रही ना, तो इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसे हो जाएगी? एक पश्चिम एक दक्षिण है, एक पश्चिम है और एक क्या है? एक पश्चिम है और एक दक्षिण है, तो इनकी दिशा कैसे हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम से। इनकी दिशा कैसे हो जाएगी? तो इनकी दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें कैसे चलेंगी? आप कहोगे सर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। उसी प्रकार अगर मैं दक्षिणी गोलार्ध में कहूं, उसी प्रकार अगर मैं क्या कहूं, उसी प्रकार अगर मैं दक्षिणी गोलार्ध में कहूं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, आगे पूरब है, ये पश्चिम है। अगर मैं यहां पर कहूं तो देखो कुछ अगर मैं यहां पर कहूं तो किस प्रकार से पवनें चल रही हैं दक्षिणी गोलार्ध में? तो दक्षिणी गोलार्ध में कुछ इस प्रकार से पवनें चल रही हैं, ऐसे, है ना। तो इसी प्रकार से हम भी बना देते हैं किस प्रकार से पवनें चल रही हैं। तो आप कहोगे सर कुछ ऐसे चल रही हैं, आप कहना कुछ ऐसे चल रही हैं। किस दिशा से किस दिशा की ओर? तो ये उत्तर पश्चिम है ना, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो ये किस दिशा से चल रही हैं? उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से कहां की ओर? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर। बोलिएगा एक एक पॉइंट बेटा जी, अगर आपको एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, बस ईमानदारी के साथ आपको देखना है, ईमानदारी के साथ आपको चीजों को समझना है बस। ठीक है, ईमानदारी से अगर समझेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से चलेंगे ना, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, सही है ना, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। और अगर उत्तरी गोलार्ध में बात कर रहे हैं तो उत्तरी गोलार्ध में चलेंगे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अब एक और पवन है, और एक पवन जो है वो यहां पर है ध्रुवीय पवन। और ध्रुवीय पवन को हम किस कलर से बना देते हैं? तो ध्रुवीय पवन को रेड हो गया, ये ले लेते हैं केसरिया। पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, तो हाई प्रेशर ये है, उच्च दाब हाई प्रेशर, और लो प्रेशर ये है। उत्तरी गोलार्ध में पवनें क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे, तो इनकी भी वही दिशा होगी जो व्यापारिक पवनों की थी, देख लीजिएगा आप, है ना। इनकी भी वही दिशा होगी, दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो इनकी भी वही दिशा होगी जो कौन से पवनों की है? जो आपके पछुआ पवनों की है ना, सॉरी व्यापारिक पवनों की है। तो याद रखिएगा ये पवनें जो मैंने इस कलर से बनाई हैं ये पोलर विंड है, अर्थात ध्रुवीय पवन है। जिस प्रकार से व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलती है? व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, उसी प्रकार ये जो दिशा है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये पोलर विंड की भी रहेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर। इस डायग्राम में आप इनको देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इन 3 पवन है। अब कुछ चीजें और है जो 30 डिग्री से 60 डिग्री या 35 डिग्री से 65 डिग्री का क्षेत्र है, जहां पर कौन सी पवनें चल रही हैं? जहां पर पछुआ पवनें चल रही हैं। जहां पर कौन सी पवनें चल रही हैं? ये रेड वाली कौन सी पवन है बेटा? पछुआ। तो पछुआ पवनों के द्वारा तेज गति से वर्षा होने के कारण कुछ अक्षांशों के नाम रखे गए, लेकिन याद रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में ही नामकरण किया गया, उत्तरी गोलार्ध में नामकरण नहीं हुआ। दक्षिणी गोलार्ध में नामकरण क्यों किया गया? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल कम है। अगर आप पूरा विश्व का मानचित्र देखेंगे, विषुवत रेखा के नीचे वाला भाग यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थल खंडों का अभाव है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंडों की अधिकता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में
दक्षिणी गोलार्ध में स्थल खंडों की कमी के कारण, स्थल खंडों की कमी के कारण, स्थल खंडों की कमी के कारण, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल खंडों की कमी के कारण 40 डिग्री पर, 50 डिग्री पर एवं 60 डिग्री पर कुछ नाम दिए गए। 40 डिग्री को क्या नाम दिया गया? गरजता चालीसा। 40 डिग्री को गरजता चालीसा कहा जाता है। व्यापारिक पवनें बहुत तेजी से गर्जना करती हैं, वर्षा करती हैं। 50 डिग्री को दहकता पचासा कहा गया, दहकता पचासा। तो किस अक्षांश को दहकता पचासा कहा गया? तो आप आराम से बता देंगे सर 50 डिग्री को, और इसको कहा गया 60 डिग्री को चीखता साठा। क्या कहा गया? इसको कहा गया चीखता साठा। याद रखना, ये कहां पाए जाएंगे? ये दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाएंगे, याद रखिएगा, है ना। इसी को भयंकर पचासा भी कहते हैं, भयंकर पचासा, भयंकर पचासा के नाम से भी जानते हैं, भयंकर पचासा। और गरजता चालीसा, भयंकर पचासा और चीखता साठा, इन नामों से भी जानते हैं। तो अभी तक मैं आपको पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें और ध्रुवीय पवनों के बारे में बताया हूं, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, और इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, इस डायग्राम में देखिएगा, इसी प्रकार से पोलर विंड है, जैसे पोलर विंड चल रही है वैसे ही तो पछुआ पवनें चलती हैं, है ना, सॉरी ट्रेड विंड चलती है, तो ऐसे ही है, ठीक है। आइएगा अब इसके आगे हम बात करते हैं मानसूनी पवनों की। मानसूनी पवन ऐसी पवन जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन कर दे। ऋतु में परिवर्तन तापमान के कारण होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि तापमान में परिवर्तन के कारण अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती हैं। इन्हें हम सामयिक पवन भी कहते हैं, समय के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन कर देंगी। दिन के समय अलग दिशा होगी और रात में इनकी दिशा अलग होती है। मानसूनी पवन, मानसूनी पवन में हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात करते हैं स्थल समीर और सागर समीर की, ठीक है ना। पहले मैं सागर लिखूं, सागरीय समीर, इसी को आप समुद्र समीर भी कहते हैं। समुद्र समीर की बात करता हूं मैं सबसे पहले, समुद्र समीर एवं स्थल समीर की। देखो, पवनों का नामकरण उनके आने की दिशा के आधार पर किया जाता है। पवनों का नामकरण उनके आने की दिशा के आधार पर ही तो किया जाता है। जैसे देखो यहां पर, देखो ए पवन जो ए है तो पछुआ पवन एक ही दिशा से जा रही है, दक्षिण पश्चिम से, तो हमने लिखा ना दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण भारत में यही तो वर्षा करती है पछुआ पवन, है ना। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर, ये कैसे जा रही है? दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो पवनों का नामकरण हमेशा याद रखिएगा उनके आने की दिशा के आधार पर करते हैं। बस हो गया, काम हो गया। देखो इनको समझो दोनों को। हो क्या रहा है दिन के समय में? हो क्या रहा है? होता क्या है दिन के समय? दिन के समय आपको हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है सर? मैं यहां लिख देता हूं, हमेशा याद रखिएगा जो स्थल होते हैं बेटा, स्थल यानी जमीन, स्थल शीघ्रता से गर्म होते हैं। स्थल जो होते हैं वो शीघ्रता से क्या होते हैं? शीघ्रता से गर्म होते हैं, गर्म होते हैं एवं शीघ्रता से ठंडे होते हैं। स्थल शीघ्रता से गर्म होते हैं, शीघ्रता से ठंडे होते हैं। यही कारण है कि ठंडे होते हैं, यही कारण है कि धरातल पर गर्मियों में अधिक गर्मी, क्योंकि जल्दी से गर्म हो जाएंगे और जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। यही कारण है कि धरातल पर गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी रहती है। जबकि जल इसके विपरीत होता है। जल की क्या विशेषता है सर? जस्ट इसके विपरीत। जो जल होगा, जल देर से गर्म होता है, देर से गर्म होता है, देर से गर्म होता है एवं देर से ठंडा होता है। देर से गर्म होता है एवं देर से ठंडा होता है, याद रखिएगा। देर से गर्म होगा और देर से ही ठंडा होता है, इसको आपको याद रखना। देर से गर्म होगा और देर से ही क्या हो जाएगा? देर से ही ठंडा होगा। अब देखो दिन के समय आपके पास एक स्थल है। दिन के समय आपके पास एक स्थल है, ये स्थल है।
और स्थल के साथ साथ यहां पर पानी है। आप बताइएगा, धरातल जल्दी से गर्म होंगे, जल्दी से ठंडे होंगे, तो दिन के समय में धरातल का तापमान अधिक रहेगा। सही कह रहा हूं ना, धरातल जल्दी से गर्म होंगे और जल्दी से ठंडे होंगे। धरातल का तापमान अधिक है दिन में और पानी का तापमान कम रहेगा। अगर धरातल का तापमान अधिक है तो आप भूल ना जाएं, इसलिए मैं फिर से लिख देता हूं, ताप और दाब का एक दूसरे से विपरीत संबंध है। तो अगर धरातल का तापमान अधिक है तो प्रेशर यहां पर क्या होगा, यहां पर प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसे आप कहेंगे लो प्रेशर। इसे आप क्या कहेंगे, आप इसे कहेंगे लो प्रेशर। और यहां पर तापमान कम है तो यहां पर प्रेशर बन जाएगा हाई प्रेशर। बताइएगा पवन कहां से कहां की ओर चलती हैं, तो आप कहेंगे गुरुजी पवनें तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, तो समुद्र से पवनें कहां की ओर चलने लगेंगी, दिन के समय धरातल की ओर चलने लगेंगी। कहां से आ रही हैं, समुद्र से आ रही हैं, तो इनका नाम है समुद्र समीर या सागरीय समीर। समुद्र या इनका नाम है सागरीय समीर। बहुत आसानी से समझा दिया मैंने आपको। समुद्र समीर या फिर इन्हीं का नाम क्या है, समुद्र समीर या फिर इन्हीं का नाम है सागरीय समीर। ठीक है, तो दिन के समय क्या होगा, धरातल गर्म होगा और धरातल के गर्म होने के कारण लो प्रेशर बनेगा और समुद्र में तापमान कम होने के कारण हाई प्रेशर बनेगा, जिस कारण स्थल की ओर हवाएं चलने लगेंगी। इसी को आप समुद्र समीर कहेंगे। इसी को आप क्या कहोगे बेटा, इसी को आप बेटा जी कहोगे समुद्र समीर। ये हो गई आपकी समुद्र समीर। अब दिन के बाद रात का समय, ये तो दिन के बाद थे। दिन में सूरज है, सूर्य है ना, दिन में क्या है, दिन में सूरज है, इस वजह से सूर्य है। अब रात में तो सूर्य है नहीं, तो रात के समय जस्ट विपरीत स्थिति होगी। रात के समय जस्ट विपरीत स्थिति होती है। ये धरातल है, ये स्थल है, अर्थात ये धरातल है और यहां पर क्या है, यहां पर है जल। यहां पर क्या है, तो आप कहोगे यहां पर है जल। तो धरातल रात में जल्दी से क्या हो जाएंगे, टेम्परेचर कम हो जाएगा और टेम्परेचर कम होने के कारण हाई प्रेशर। और यहां का टेम्परेचर अपेक्षाकृत अधिक रहेगा धरातल से, इसलिए यहां पर कौन सा प्रेशर, इसलिए यहां पर लो प्रेशर। तो पवनें कहां से कहां की ओर चलने लगेंगी, धरातल से समुद्र की ओर चलने लगेंगी। धरातल से समुद्र की ओर, इन्हीं को कहेंगे कौन सा, इन्हीं को कहेंगे स्थलीय समीर। इन्हीं को क्या नाम दिया जाएगा, इसी को नाम दिया जाएगा स्थलीय समीर। दिन में परिवर्तन से हो रहा है ना, मानसूनी, इन्हीं को मानसूनी पवन या सामयिक पवन कहते हैं। समय के साथ समसमायिकी पढ़ते हैं ना, समय के साथ जो परिवर्तित हो जाएं, ऐसी पवन को सामयिक या सामयिकी लिख दी मैंने, समसमायिकी से, है ना, सामयिक पवन कहते हैं। बोलिएगा क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। अब ऐसे ही क्या होती हैं, ऐसी घाटी समीर और पर्वतीय समीर होती हैं। देखो कोई एक पर्वतीय क्षेत्र है और यहां पर एक घाटी है और फिर से एक पर्वतीय क्षेत्र है। ऐसे समझो आप, ऐसे समझिएगा। यहां पर एक पर्वत है, यहां पर भी क्या है, यहां पर भी पर्वतीय क्षेत्र है और ये बीच वाला क्षेत्र क्या है, तो आप कहोगे सर बीच वाला क्षेत्र एक घाटी है। क्या होता है, दिन के समय क्या होगा कि दिन के समय घाटी में तो सूर्य का प्रकाश जाएगा नहीं। मैं देखो आपको किताबी भाषा नहीं समझा रहा हूं। किताबी भाषा में देखेंगे गर्म वायु है, गर्म वायु ऊपर जाएगी, ठंडी वायु उसका नीचे प्रवेश कर जाएगी, वो सब किताबी भाषा। मैं किताब भाषा से अलग समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। दिन के समय क्या होता है कि जो पर्वत की ढलान है ना, पर्वत की ढलानों पर तापमान अधिक रहता है। पर्वतों की ढलानों पर सूर्य का प्रकाश आने के कारण तापमान अधिक रहेगा। तापमान अधिक रहेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, तापमान अधिक रहेगा तो यहां पर लो प्रेशर बन जाएगा। तापमान अधिक रहेगा तो यहां पर कौन सा प्रेशर बन जाएगा, तो आप कहेंगे यहां पर सर क्या हो जाएगा, यहां पर तापमान अधिक रहने के कारण लो प्रेशर बन जाएगा। अब ये लो प्रेशर बन गया और घाटी में तापमान कम होने के कारण हाई प्रेशर बन जाएगा। हाई प्रेशर, पवनें कहां से कहां की ओर चलेंगी, पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। तो यहां की ठंडी वायु यहां की गर्म वायु को ऊपर उठा के अंदर की ओर प्रवेश करती है। ये जो पवनें चल रही हैं, इन्हीं पवनों को नाम दिया गया क्या, ये जो पवनें जा रही हैं घाटी से ऊपर की ओर पर्वतीय ढलानों की ओर, इन्हीं को हम कहते हैं घाटी समीर।
इन्हीं को क्या कहेंगे आप, इसी को कहोगे घाटी समीर। याद रखना, घाटी समीर दिन के समय। रात के समय जस्ट विपरीत स्थिति होगी। मैं एक और पर्वत यहां बना देता हूं, मैं एक पर्वतीय क्षेत्र यहां पर और बना देता हूं, ये पर्वत है। रात के समय जस्ट विपरीत स्थिति होगी, जो घाटी होगी, घाटियों का तापमान क्या रहेगा, अपेक्षाकृत पर्वतीय ढलानों की अपेक्षा यहां पर तापमान अधिक रहेगा, तो यहां पर लो प्रेशर बन जाएगा। और यहां पर तापमान कम होने के कारण यहां पर सामान्यतः हाई प्रेशर बन जाएगा। यहां पर हाई प्रेशर बन जाएगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलने लगेंगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो पवनें चलने लगेंगी, ये पर्वतों से ढलान की ओर जा रही हैं, इन पवनों को क्या नाम दिया जाएगा, तो ये पवनें हो गई आपकी पर्वतीय समीर। एक घाटी समीर और एक पर्वतीय समीर, घाटी समीर और ये इस प्रकार से बन गई पर्वतीय समीर। याद रखिएगा, पर्वतीय समीर रात में चलेंगे, रात में, रात के समय। ठीक है, पर्वतीय समीर कब, तो आप कहोगे सर रात के समय चलेंगे। दैट क्लियर, बताओ सारी बातें ओके होंगी। ठीक है, तो मैंने क्या लिखाया है कि पर्वतीय भागों में दिन के समय पर्वतीय ढाल की वायु गर्म हो जाती है। गर्म हो जाएगी मतलब जब टेम्परेचर अधिक होगा, गर्म होगी तो लो प्रेशर बनेगा, और घाटी में हाई प्रेशर, तो पवनें गर्म वायु ऊपर उठेगी और यहाँ की ठंडी वायु यहाँ की ओर अग्रसर होगी। इससे घाटी से जा रही है, पवन जिस दिशा से जाती है उसी के आधार पर उसका नामकरण होगा। घाटी से जा रही है तो घाटी समीर, रात के समय पर्वतीय समीर, पर्वत ढलान से घाटी की ओर जाएगी, ढलान से घाटी की ओर जाएगी, तो इसी को नाम दिया जाएगा पर्वतीय समीर। दैट क्लियर। ठीक है, तो ये घाटी समीर, पर्वतीय समीर और समुद्र समीर स्थायी, इसी को मैंने जब आपको पिछले वाले लेक्चर पढ़ाया था, मैंने कहा था आता हुआ मानसून धरातल की ओर आ रहा है। मैंने भारत के संदर्भ में बताया था, धरातल की ओर आएगा आता हुआ मानसून। अब भारत में इसके दिशा दक्षिण पश्चिम होती है, इसलिए दक्षिण पश्चिम। सर्दियों में धरातल से लौटेगा, इसलिए लौटता हुआ मानसून। भारत में इसकी दिशा उत्तर पूर्व होती, इस वजह से। क्लास कैसी लगी? अगर आपने दोनों लेक्चर मेरे देखे होंगे पवन के, एक पिछला और एक ये, तो मैं आपको बता रहा हूं, अब पीसीएस प्रीलिम्स तक का अगर पेपर उठा के देखिएगा, और अगर आप लिखना अच्छे से जानते होंगे तो आप मेंस भी लिख पाएंगे इस वीडियो से, है ना। आप देखिएगा प्रत्येक प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। मैंने इतनी बखूबी, इतनी बढ़िया तरीके से चीजों को आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। त्योहार का समय चल रहा है, त्योहार को एंजॉय करते रहिएगा। फिर मिलते हैं, और आप इसके क्वेश्चन देखिएगा पवन के, घटना चक्र वगैरह में आप देखिएगा, आप चुन चुन के पवनों के प्रश्न को चुन चुन के करेंगे, सारे प्रश्न आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो आज मेरे द्वारा इतना ही। थैंक यू। पवन वाला टॉपिक आपका खत्म हुआ। सीटेट एग्जाम दीजिएगा, पीसीएस दीजिएगा, आरओ दीजिएगा, बीओ दीजिएगा, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहा। आप सभी को शुभकामनाएं। अच्छे से त्योहार को आनंदित कीजिएगा, आनंद लीजिएगा त्योहार का। थैंक यू। फिर मुलाकात होती है। जय हिंद।